नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का क्राइम पेट्रोल सतर्क ब्लैक हेडलाइंस अध्याय एक ऐसा काला अध्याय है जिसने दुनिया के सबसे नेक काम पर एक ऐसा धब्बा लगाया जो शायद ही कभी मिट सके। एक बच्चा जिसे पैसा कमाने की बहुत जल्दी थी, उसने एक ऐसी घटना को हवा दी जिससे बहुत ही अलग दुनिया में भूचाल मचा। और यह सवाल उठा कि जिन दवाओं पर हम अपनी जिंदगी और सेहत के लिए निर्भर रहते हैं, क्या वो सही हैं? यस सर। ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, यस, ये आपके लिए। थैंक यू। हेलो सर। सर, इस बार वो मल्टीविटामिन प्रेस्क्रिप्शंस का टारगेट पूरा नहीं हुआ सर। पता नहीं इसको क्या हो गया, बहुत आवाज कर रहा है। कल तक तो ठीक था। नया लग जाएगा ना सर, आप टेंशन मत लो। और इस बार कंपनी सिर्फ आपके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी दे रही है। आप बस मेरी मदद करना, कंपनी आपको खुश रखेगी। मैं आपको समझाता हूं। खुशी पाने के लिए जिम्मेदारी से समझौता करना गलत है। जिम्मेदारी को दांव पर लगाकर पाई गई खुशी बस चंद मिनटों की मेहमान बनकर आती है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर का दुख दे जाती है। और इसकी सजा सिर्फ उसे ही नहीं जो ऐसा करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को, उसके रिश्तेदारों को, उसे प्यार करने वालों को और उसके परिवार वालों को भी भुगतनी पड़ती है। रोज तुम एक ही बात पे बहस करती हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? आप कुछ भी बोलती रहती हो। मैं तुम्हें बोल दिया नहीं तो नहीं। नहीं, मुझे तुम क्या चाहती, क्या तुम? क्या गिद्ध जैसा लड़का पैदा किया आपने? मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। नेहा, इसे समझा, इतनी गर्मी अच्छी नहीं है। गर्मी है मेरे अंदर। लो, अब ठीक है, हो गई मैं ठंडी। पर पहले ना अपने बेटे को समझाओ, मेरी एक बात भी नहीं मानता है वो। सुरेश, अरे नाश्ता तो करके। सुरेश, सुरेश, एक दिन इसे छोड़ के रास्ते पे फेंक देगा ना वो, तभी पता चलेगा उसे। वकील साहब, अगली हियरिंग की कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ये देखिए। अच्छा, मुझे लगता है हमें वो दूसरा पॉइंट सामने रखना चाहिए ताकि हमारा केस और स्ट्रांग हो जाए और हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। आप टेंशन मत लीजिए, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। क्यों सुरेश, थोड़ा टाइम बाय करते हैं? मुझे लगता है कि नेक्स्ट डेट अगर इसी महीने की हो तो हमारे लिए और बेटर रहेगा। देखिए, हम वो ट्राई करेंगे कि हम इसी महीने। सर चाय। हटा यार। हाँ, मीटिंग से उठकर चला गया। हाँ, चला गया यहाँ से।
लगता है ये गाड़ी काफी टाइम से यहीं खड़ी है। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी काम का नहीं है। आरटीओ से कंफर्म करो ये गाड़ी नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जी सर। ओके, ठीक है। सर, पिसा देवी जंगल के रास्ते में जो गाड़ी हमें मिली थी वो गाड़ी किसी लॉयर सुरेश रेडकर के नाम पर रजिस्टर है। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। एनी मिसिंग कंप्लेंट या गाड़ी चोरी की कंप्लेंट? नहीं सर। तो पता लगाओ वकील साहब की गाड़ी जंगल में क्या कर रही थी। मिसेस रेडकर, हो ये कौन है? वो नेहा है, मेरे बहन की बेटी है, इधर ही रहती है। सुरेश रेडकर आपका? मेरा बेटा है वो। क्या हुआ? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। शहर के बाहर उसकी गाड़ी मिली है। गाड़ी मिली है? वो तो ठीक है ना? यही तो पता करने हम यहाँ आए। वो तो 5 दिन से घर पे आया ही नहीं है, फोन भी नहीं आया उसका। मैंने सोचा काम के लिए नासिक पुणे गया होगा। 5 दिन से आपका बेटा घर नहीं आया, उसका फोन नहीं आया, ना ही आपने उसे ढूंढने की कोशिश की और ना ही उसके गायब होने के बारे में पुलिस में कोई कंप्लेन की। आपको बताकर तो जाता था ना वो। आजकल के बच्चे माँ को कहाँ कुछ बताते हैं। शादी हो गई, बगल में सुंदर सी बीवी आ गई तो माँ का क्या है। मुझे पक्का खातरी है कि उसी से परेशान होकर वो घर से गया होगा। बहुत जिम्मेदार लड़का है मेरा। मेरे पति के जाने के बाद पूरी फर्म उसने संभाली है, मेरे बेटे ने, और बिजनेस बढ़ाया है उसने सर। और एक मेरी बहू हमेशा उसका सर खाती रहती है और अपने भाइयों के पीछे घूमती रहती है घर 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 घर। उसे तो लगता है उनके जो 2 भाई है ना उसके, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मेरी। हाँ, समझ गए। जिस दिन सुरेश घर से गया था उस दिन भी घर पर कुछ हुआ था क्या? उस दिन तो सुबह से शुरू हो गई, वो नेहा के पीछे पड़ी थी। नेहा की माँ से बात मैं करूँ या आप करेंगे? क्यों बात करूंगा मैं? रोहित से शादी कौन करेगा? इतना गर्म दिमाग है, एक जगह नौकरी पे टिकता नहीं वो। हर 4 महीने में नई नौकरी। क्या है ये सब? ये क्या बोल रहे हैं आप? भाई है वो मेरा, बस उसका समय खराब चल रहा है अभी। नेहा से एक बार तुमने पूछा इस बारे में? नेहा से क्या पूछना, हमारे घर पे हमारी मेहरबानी पे रहती है बस वो। करो। नेहा, इसके भाई से शादी करने से तो मरना बेहतर है। रोहित तो रोहित, दिनेश भी निकम्मा है। नेहा, उसे समझा, मायके की चिंता छोड़ दे। अभी जिसके साथ घर बसाया है ना उसकी तरफ ध्यान दे। और फिर पता नहीं किस बात पे दोनों में अंदर जोर से झगड़ा शुरू हुआ। तुम क्या चाहती क्या? तुम क्या गिद्ध जैसा लड़का पैदा किया आपने? आपकी बहू, क्या नाम है उनका? निकिता। हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। लगता है घर पर नहीं है वो। 3 दिन से मायके में जाके बैठी है वो। इन 5 दिनों में आपको कोई फिरौती का कॉल आया था? फिरौती का कॉल? नहीं, मुझे तो नहीं आया था। आपको गुमशुदा की कंप्लेन लिखवानी है? हाँ, जरूर लिखवानी है। जिस दिन गायब हुए थे उस दिन क्या कपड़े पहने थे सुरेश ने? वो तो हमेशा, मतलब ऑफिस जाते वक्त जो पहनता है वही। ठीक है, जब निकिता आ जाए तो उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा। सर, ये सुरेश की फोटो। मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। जी। आपकी शादी सुरेश से कैसे हुई? वो तो आपसे उम्र में काफी बड़े हैं। उन्होंने कई बार मुझे अपने ऑफिस के पास देखा था, फिर शादी के लिए प्रपोज किया। आप दोनों? ये मेरे दादा हैं, रोहित और दिनेश। आपकी सासू माँ का कहना है कि आप दोनों के आपसी झगड़े की वजह से सुरेश घर छोड़कर चला गया। हाँ, झगड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वो घर छोड़कर चले जाएं। आ जाएंगे वो। वैसे भी सर, किस घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा नहीं होता। सर, सुरेश की कजिन सिस्टर नेहा हमारे साथ ही रहती है। रोहित दादा बहुत अच्छे हैं, बस लक आजकल साथ नहीं दे रहा, इसलिए काम में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इन दोनों की शादी हो जाती तो सब ठीक हो जाता। और दिनेश दादा सुरेश की फर्म में ही काम करते हैं। वो लोग जो भी काम देते हैं अच्छे से करते हैं, बिना कुछ चूकिए। सुरेश ने कोई एहसान नहीं किया? तुम जैसी लड़की मिल गई उस बुड्ढे को। आपकी सास ने बताया कि बेडरूम में जाने के बाद झगड़ा और बढ़ गया था। सर, वो मेरा पर्सनल मैटर। आपके पति 5 दिन से गायब हैं। उनकी गाड़ी जंगल में मिली है, तो अभी आपका पर्सनल मैटर नहीं है, एक मिसिंग पर्सन केस है। मैडम, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि वो मुझे या घर छोड़कर चले जाएं। आ जाएंगे वो। आपको कोई फोन आया? I mean,
फिरौती का? नहीं, मुझे तो नहीं आया, पर अगर मम्मी जी को आया हो तो मुझे पता नहीं। सुरेश किसी बात से परेशान थे या कोई टेंशन थी? हाँ सर, वो अभिजीत नायक, उनके बिजनेस पार्टनर। हाँ, मीटिंग से उठकर चला गया। हाँ चला गया यहाँ से। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। हम मिसिंग कंप्लेंट के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। 5 दिन हो गए हैं घर का आदमी गायब हो जाता है और घर की औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी में कोई मारपीट और खून के निशान भी नहीं मिले। गाड़ी डैमेज होने और ब्रेक लगने के भी कोई निशान नहीं है। गाड़ी वहाँ पर बहुत आराम से पार्क की गई थी। अभिजीत नायक, सर उस साइड। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। नेक्स्ट टाइम प्लीज कम विद प्रायर अपॉइंटमेंट। मुझे नहीं पता सुरेश कहाँ है। आपने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? पता नहीं, पिछले कुछ महीनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। मैंने तो उससे सवाल पूछना ही बंद कर दिया था। हमें सुरेश की गाड़ी पीसा देवी जंगल से मिली और वो पिछले 5 दिनों से गायब है। उसकी माँ और बीवी को ना तो कोई फ़ोन आया है ना ही मैसेज, और उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। आपने भी कोशिश नहीं की? तो आप भी कोशिश मत करो। जब कंप्लेन नहीं दी है तो केस ही नहीं बनता है ना। सुरेश की माँ और बीवी ने कंप्लेंट की है और आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, वरना हम आपको आपका काम सिखाना शुरू करेंगे। इंस्पेक्टर, 2 दिन पहले मुझे एक कॉल आया था। एडवोकेट अभिजीत नायक। सुरेश रेडकर हमारे पास है, जिंदा वापस आइए तो 25 लाख तैयार रखना। आपको किडनैपर ने कॉल किया था और आपने इसे रिपोर्ट भी नहीं किया, और किडनैपर ने आप ही को कॉल क्यों किया? मैंने भी उसे यही सवाल किया, लेकिन मुझे क्यों फोन कर रहे हो? क्योंकि हमें औरतों से बात नहीं करनी। पर मेरा क्या लेना देना इससे? तुम उसके पार्टनर हो ना, पैसा तुम्हारे पावर में ही होगा। देखो सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है ऐसा कुछ? पैसा जमा करके रखना, फिर फोन करूंगा। हेलो, मैं आपको कह रहा हूँ मैं कोई पैसे नहीं देने वाला। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पंकज सर, सबसे पहले तो इस अभिजीत को जो किडनैपर का कॉल आया था उस कॉल को ट्रेस करो। ये केस सचमुच अजीब है। सुरेश के गायब होने से किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं, पार्टनर को सिर्फ अपनी पड़ी है। रैंसम कॉल को कोई इतना कैजुअली कैसे ले सकता है? हो सकता है फिरौती का कॉल अभिजीत की ही साजिश हो, 25 लाख ऐंठने के लिए। ये लॉयर है, गेम प्लेयर भी हो सकता है। इसकी पूरी कुंडली निकालो। और सुरेश के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन ट्रैकिंग रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? आते ही होंगे सर। रिश्ते कभी एक दूसरे के लिए जान देने वाले तो कभी एक दूसरे की जान लेने वाले। सुरेश के रिश्ते बहुत अजीब थे। उसकी मां और उसकी बीवी ने अपने आपसी तनाव की वजह से सुरेश के गायब होने के 5 दिन बाद तक ना तो उसकी कोई पुलिस कंप्लेंट की और ना ही उसे ढूंढने की कोशिश की, और उसके पार्टनर ने भी यही किया। लेकिन क्यों? क्या सुरेश उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए था, या फिर सुरेश इन लोगों से इतना उकता गया था, परेशान हो गया था कि वो खुद इनसे दूर चला गया? सर, तो आज टाइम है आपके पास? सर एक बात है जो उस दिन मैं आपको बताना भूल गया था। एक और बात? जी, एक और बात। एक और कॉल? जी नहीं। देखो दिनेश, मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन ये पेपर चाहिए किसको? सर निकिता को चाहिए, और किसको? निकिता को डिवोर्स पेपर चाहिए? पर क्यों? सर डिवोर्स देना चाहती है, इसलिए।
और उसने कहा है कि इस बात की खबर जीजा जी को नहीं लगनी चाहिए। निकिता ने डिवोर्स पेपर्स मांगे थे? यस, निकिता और उसकी फैमिली सब मिले हुए हैं। डिवोर्स नहीं दिया तो ऐसे पैसे निकाल रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स ना निकले वकील साहब। लेकिन सर, निकिता ने हमें डिवोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या सुरेश की माँ को इस बारे में पता है? बात यहाँ तक आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? मैं अभिजीत को बार बार फोन कर रही हूँ तो वो बोल रहा है कि कोई कॉल आया ही नहीं। वहाँ ऑफिस में एक कांस्टेबल पोस्टेड है, जैसे ही कोई कॉल आएगा हम आपको बता देंगे। रोहित, दिनेश, ये तुम सबका प्लान है ना? कैसा प्लान? तुम अच्छी तरह से जानती हो निकिता। तुम हमेशा निकिता से अपनी मांग पूरी करवाते थे। नहीं सर, मेरी जॉब छूट गई थी, थोड़ी तंगी थी, तो सुरेश ने थोड़ी मदद की। मैं जॉब ढूंढ रहा था सर। मगर जब सुरेश ने और पैसा देने से इनकार किया तो तुमने उसे डिवोर्स की धमकी दी। लेकिन मैं उसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। और वो फिर भी नहीं माना तो तुमने उसे किडनैप करवाया, राइट? ऐसा कुछ नहीं है सर, हमने कुछ नहीं किया है। ये आइडिया तुम्हारा था या फैमिली के दबाव में आके किया? ये सब तेरी गलती है। भैया अभी इसे बोल के क्या फायदा, आगे का सोचो। सर, जिस दिन सुरेश गायब हुआ था उस दिन ज्यादातर मिस कॉल निकिता के ही थे, और उसी दिन सुरेश ने एक अनसेव नंबर पर 2 बार कॉल किया था। मैंने पता किया, वो नंबर किसी नारायण भाई महाराज का है। उनका अपना एक बंगला है जहाँ पर वो प्रार्थना और मेडिटेशन करवाते हैं, और लोकेशन भी दिखा रहा है कि सुरेश उसी एरिया में था। सर, ये देखिए सर, सोशल मीडिया से मिला। बुला लो इसे। बुलाया है, आज आउट ऑफ टाउन है, कल आएगा। ये खेल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुरेश की माँ लता को कुछ पता ही नहीं है। वो सिर्फ सुरेश की बीवी निकिता पे इल्जाम लगा रही है। निकिता के बारे में अभी बहुत कुछ पता चलना बाकी है। और ये अभिजीत, ये तो मुझे शुरू से ही गेम प्लेयर लग रहा है। पंकज, तुम इस बाबा के बारे में पता करो। दीपा, तुम और मैं चल के जरा निकिता से बात करते हैं। नेहा, कुल मिला के कितने जमा हुए हैं? सब मिला के कुछ 8-9 लाख हुए होंगे। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली डेट पर पूरा केस खत्म हो जाए। एक सेकंड। हेलो। हेलो अभिजीत, मैं सुरेश की माँ बोल रही हूँ। जी माँ जी, बोलिए, कैसे फ़ोन किया? फिर से किसी का फ़ोन आया था क्या? मतलब वो किडनैपर्स का? नहीं माँ जी, अभी कोई कॉल नहीं आया, और आता है तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ठीक है? लेकिन उसके लिए कॉल भी तो आना चाहिए ना। अब मैं जाऊँ, एक मीटिंग में बैठा हूँ ज़रा। अभिजीत, और एक बात करनी है मुझे। वो मैंने पैसों के बारे में बोला था, उसका इंतज़ाम हो गया? माँ जी, पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि सोचा और सामने प्रकट हो गए, और मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, बुरा मत मानिए, सुरेश एज अ पार्टनर कंपनी में कम ही काम करता था। सारी मीटिंग्स, कोर्ट केसेस मैं ही हैंडल करता था। उसकी वजह से बिजनेस में पैसे कम आते थे। उतना मैं दे दूंगा, मगर आप मेरे भरोसे मत रहिए। लेकिन बेटा, फर्म तो सुरेश का ही है ना? जी माँ जी, सब आप ही का है, लेकिन अकाउंट में पैसे भी तो होने चाहिए ना। मैं देखता हूँ, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। सुनो अभिजीत, ऐसे कैसे तुम? हेलो, महाराज। नारायण जी, ये सुरेश रेडकर है, पिछले 5 दिनों से गायब है। आप जानते हैं इसे? जी हाँ, जानते हैं इसे। अक्सर हमारे यहाँ आता था, 5 दिन पहले भी आया था। क्या करता था यहाँ आकर? अस्वस्थ था, छटपटा रहा था, दिमाग में उथल पुथल, दिल में हलचल। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? एक समस्या का समाधान चाहता था।
बार बार पूछता था कि रिश्ते निभाने के लिए अगर कोई गलत काम किया तो उससे पाप लगता है क्या? मतलब? अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये हम नहीं जानते। सोचा बेटा, आराम से सोचा। मुझे माफ करना पूरब दिशा, रिश्ता निभाना पूरब दिशा। आप नारायण भाई महाराज को जानती हैं? जी नहीं। आपका पति तो बार बार उनसे पूछता था कि रिश्ता निभाने के लिए अगर कुछ गलत किया तो उससे पाप लगता है या नहीं। इसका क्या मतलब है? कुछ समझा सकती हैं आप? मुझे नहीं पता। सबसे ज्यादा रिश्ता तो आपके परिवार से निभाने की कोशिश कर रहा था वो। क्यों? इसके बारे में तो मालूम होगा तुम्हें। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, हम बस थोड़े टाइम के लिए साथ थे। लेकिन इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा। पुराना प्यार फिर लौट आया, सुरेश बीच में आ रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए किडनैपिंग का प्लान बनाया। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारे बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे और सुरेश के बीच भी अब रिश्ते बेहतर हो रहे थे। और फिर भी तुम्हें उससे डिवोर्स चाहिए था? वो मैं उसे सिर्फ धमका रही थी। किस बात के लिए? ताकि वो मेरी बातें मान ले। तुम्हारा और निकिता का अफेयर था, और शादी के बाद पिछले कुछ दिनों में फिर से शुरू हो गया। तुमने सोचा इस सब को ठीक करने का एक ही रास्ता है, सुरेश को रास्ते से हटाना। पहले एविडेंस लेकर आओ और फिर मैं मेरा जवाब दूंगा। यहाँ कोर्ट के बाहर नहीं, कोर्ट के अंदर। मैं निकिता से मिलता हूँ, लेकिन मेरी भी अब शादी हो चुकी है। एंड माई वाइफ इज ब्यूटीफुल देन निकिता। देखो अभिजीत, बस मेरे लिए ये काम कर दो, उसके बाद मैं तुमसे और कोई काम नहीं बोलूंगी। निकिता, इस फर्म में ऐसे टेढ़े काम नहीं हो सकते। और वैसे भी ये फर्म तुम्हारे महान ससुर और पति के आदर्शों पर चलता है, मेरे नहीं। अभिजीत, तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए। उसने बोला है वो करेगा काम। कब? कितनी जल्दी है तुम्हें? एक काम बोला था, इतने महीने हो गए। साइड में रुको, उतरना है मुझे। मैडम, अगर किडनैपर्स का फोन आता है तो मैं आपको खबर कर दूंगा, मगर आप इस तरह मेरे ऑफिस में आकर मत बैठा करें। क्लाइंट के सामने अच्छा नहीं लगता है। आप सुन भी रही हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? अभिजीत के पास भी मोटिव तो है, ऑफिस, पार्टनर की बीवी। बस सुरेश को रास्ते से हटाओ, सब कुछ अपना। और रैंसम का एक ही कॉल आया, वो भी उसी को। जो नंबर से कॉल किया गया वो फर्जी डॉक्यूमेंट देकर लिया गया था। सर, जिस एरिया से सुरेश की गाड़ी मिली थी और उसका फोन बंद हुआ था वो वल्लभ नगर एरिया में आता है। उसके आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की। वहाँ एक पेट्रोल पंप के बाहर एक बस स्टॉप है जहाँ ये आदमी दिखा। कौन है ये? सर, ये सुरेश की गाड़ी में बैठा था और इसके बैठने के चंद मिनटों बाद ही सुरेश का फोन बंद हुआ। इसकी फोटो सर्कुलेट करवाओ और उस एरिया में इसके बारे में पूछताछ करो। जी सर। सर, पुलिस ने उस अनजान आदमी को ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस वक्त तक जिन पर भी पुलिस को शक था उनके खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, और उन्होंने भी उस अनजान आदमी को नहीं पहचाना, या शायद जानबूझकर पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और 3 दिन बाद ही पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने इस केस को अचानक एक पेचीदा रुख दे दिया। घर से झगड़कर निकला सुरेश काफी दिनों से गायब है। किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि सुरेश को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। इस आदमी को देखा? ये आपके लिए। थैंक यू। कंपनी आपको खुश रखेगी। ये तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ आता रहता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? जी सर,
यश नाम है उसका वही वर्किंग एरिया है जहाँ पर उसने सुरेश से लिफ्ट ली थी। हाँ सर, मैंने इनसे लिफ्ट ली थी, आदर्श नगर से तुकई नगर। ये आदमी उसी दिन से गायब है, किडनैप किया गया है। सुरेश नाम है इसका। वैसे तुम कहाँ रहते हो? तुकई नगर। तो फिर आदर्श नगर कैसे जाना हुआ? सर एक्चुअली मैं एक MR हूँ और डॉक्टर के पास उसी सिलसिले में एक मीटिंग थी, इसलिए मैं आदर्श नगर गया था। आप चाहे तो डॉक्टर सालगांवकर से पूछ सकते हैं, उनका वहीं पर एक क्लिनिक है। और वापस आते वक्त मैंने काफ़ी टाइम बस के लिए वेट किया, लेकिन बस आई नहीं, इसलिए मैंने इनसे लिफ्ट ली। और जैसे ही तुकाई नगर आया, मैं गाड़ी से उतर गया। उस दिन कुछ अजीब बात हुई या फिर ऐसा कुछ नोटिस किया? सुरेश से बातचीत हुई तो उसने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहा है? सर उनसे तो कुछ बात हुई नहीं, वो पूरा टाइम चुपचाप ही थे। पुलिस अब इस केस में एक डेड एंड पर पहुंच गई थी। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई गवाह था। सुरेश का पार्टनर अभिजीत, उसकी मां लता, सुरेश की पत्नी निकिता, ये सभी शक के दायरे में थे, लेकिन पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और जहां तक यश का सवाल था, यह हो सकता था कि यश इत्तेफाक से गलत समय पर गलत जगह पर था, लेकिन यश सुरेश के साथ देखा गया आखिरी शख्स था, इसीलिए वो शक के दायरे में आ गया और पुलिस ने यश पर कड़ी नजर रखी। डॉक्टर सालगांवकर कहाँ बैठते हैं? क्यों सर, क्या हुआ? होटल अपर्णा एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछताछ करनी है आपसे। सर यश दुर्गे ने सब अरेंज किया था, मेरा तो सर पहली बार था। सर मेरी फैमिली है, रेपुटेशन है। सर ये बात, सर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सर, तबाह हो जाऊंगा सर, प्लीज सर। सर ये यश उतना सीधा है नहीं जितना दिखता है। मेडिसिन बेचने के लिए तरह तरह के घूस देता था वो डॉक्टर्स को, और लड़कियां भी। और इस बार कंपनी सिर्फ आपके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी दे रही है। आप बस मेरी मदद करना, कंपनी आपको खुश रखेगी। उसके बदले में डॉक्टर उस मेडिकल कंपनी की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते थे जिसकी जरूरत ही नहीं थी। ये यश ऐसे स्टार परफॉर्मर बना है। होटल में एक रूम भी बुक किया था उसने, परमानेंट। पर इन सब बातों का सुरेश की किडनैपिंग से क्या कनेक्शन हो सकता है? पंकज, होटल की CCTV फुटेज चेक करो, पिछले कुछ दिनों की नहीं, पिछले कुछ महीनों की। और वो जो कमरा यश ने परमानेंटली बुक करवा के रखा था, उसकी तलाशी लो। ये यश भी खिलाड़ी आदमी है। ये लड़का यहाँ आता था? हाँ सर। ये जिस रूम में ठहरता था उसकी चाबी दीजिए। ओके सर। ये CCTV काम करता है? हाँ सर। इसकी फुटेज चाहिए हमें। सर यश हमेशा एक ही लड़की को अपने क्लाइंट के पास भेजता था।
उसका नाम माया है। सब प्लीज मेरे घर वालों को कुछ मत बताइएगा, उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम यश को कैसे जानती हो? वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, थोड़े दिन पहले मेरे पास आया था, बोल रहा था कि उसके कुछ डॉक्टर दोस्त हैं, अगर मैं उनके साथ थोड़ा वक्त बिताती हूँ तो अच्छे पैसे देगा। पैसे अच्छे थे इसलिए मैं मान गई। और ये आदमी, इसे भी यश लेके आया था? नहीं सर, इसे उस दूसरे एमआर ने भेजा था, मगर मुझे याद है सर कि ये आदमी बहुत ही अजीब था। नर्मदा परिक्रमा करनी है। श्रीमत नारायण भाई ने कहा है कि 11 बार परिक्रमा करो और कॉस्मिक संतुलन पाओ। खुद ही एनर्जी को महसूस करो, खुद ही एनर्जी बन जाओ। सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ और भी करोगे? कभी मोक्ष का मार्ग स्पष्ट रूप से देख पाए हो? कभी आत्मा ने तुम्हें अंदर से पुकारा है? संसार में दुख का कारण ध्यान क्या है तुम्हारा? मैंने तुम्हें 2 घंटे के लिए पैसे दिए, तो तुम सिर्फ 2 घंटे मेरी बात सुनोगी, मुझ पर ध्यान रखोगी, मुझसे बात करोगी। नर्मदा परिक्रमा करनी है। मगर अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारे सारे क्लाइंट्स यश के थ्रू आते हैं। देखो माया, किसी को बचाने की कोशिश मत करना। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यश से पहले भी एक एमआर था, एक्चुअली उसी ने मुझे यश से मिलवाया था। फिर थोड़े दिनों बाद वो कहीं गायब हो गया और यश टिका रहा। फिर थोड़े दिनों बाद वही एमआर इस आदमी को मेरे पास लेकर आया था सर। उसका कोई नंबर वगैरह है? ये नया मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? कहाँ से आया? चोरी किया ना तूने? मैंने चोरी नहीं किया। तेरा बाप ने उधर जेल में सड़ रहा है, तू भी जा उधर। मैंने नहीं किया चोरी। ऐसे नहीं मारेगा, चल उठ 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 चल। चल बता बता सर। आप मारिए मत उसे। सब ये मोबाइल पूछे इसे कहाँ से आया? इतना मेहनत करके ना इसको पाला बड़ा किया, हा? और ये बाप की तरह चोरी कर रहा है। अच्छा बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? आयुष। अच्छा ये बताओ, ये मोबाइल कहाँ से उठाया तुमने? चोरी की क्या? साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने वो खुद के पैसों से खरीदा है। फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सर एक आदमी था, वो मुझसे पेट्रोल खरीदवाता था। साहब वो मुझे पैसे देता था, 2 लीटर पेट्रोल के 1000 रुपए देता था। वो हर बारी वो पेट्रोल से कुछ सामान जलाता था। वो हमारी बस्ती के पास वाला जंगल है ना, वो वहीं पे जलाता था साहब। पिछले 2 हफ्तों से वो मुझे पैसे दे रहा है, और ये मोबाइल भी मैंने उसी पैसों से खरीदा है। क्या वो जगह दिखा सकते हो हमें? कहाँ पे बेटा? वहां पर। गायकवाड़ जी सर, कौन सी टीम को कॉल करो? ओके सर। अभिजीत तुम्हें इतने कॉल्स कर रही हूँ, इतने मैसेजेस कर रही हूँ, एक का भी रिप्लाई नहीं। तुम जो बोल रही हो वो नहीं हो सकता, मुझे इन सबसे दूर रखो प्लीज। पर अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं करना ये सब कुछ। पर तुम तो मान गए थे ना, अब क्या अचानक से? मेरा मन बदल गया है, मुझे वो सब नहीं करना है। प्लीज तुम हटो यहाँ से, हट जाओ यहाँ से। अभिजीत मेरी बात नहीं सुननी मुझे। अभिजीत वो आदमी दिखते कैसे था, बता सकते हो? कितनी बार मिले हो तुम उसे? 10-12 बार। आयुष, उसका स्केच बनाने में तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। सर, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में एक केस की तहकीकात में इस आदमी का स्केच बना है। सिर्फ
आपके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी दे रही है। आप बस मेरी मदद करना, कंपनी आपको खुश रखेगी। सर एक्चुअली मैं एक एमआर हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे बताइए तो सही, मैंने किया क्या है? तू जिस लड़के से पेट्रोल खरीदता था ना, उसने तेरा भांडा फोड़ दिया। अब बाकी का किस्सा पुलिस स्टेशन में बता। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर बताता हूँ। मेरे चाचा की एक जमीन है। चचेरे भाई यूरोप में है और बहन दिल्ली में है ससुराल। अगर ये जमीन बेची तो मालामाल हो सकता है, लेकिन वकील मान नहीं रहा है। क्यों? अरे डॉक्यूमेंट्स पे बाकी सबका नाम हटाकर सिर्फ मेरा नाम रखने के बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं। तेरा ये काम मैं करा देता हूँ, लेकिन 10% लगेगा। कमीशन दिया, मगर इतना टेढ़ा काम कोई वकील वगैरह हो तो ही हो पाता है, क्योंकि जमीन के पेपर्स में हेरा फेरी करना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता। इसी को किडनैप करते हैं। जब तक सुरेश ऑफिस में नहीं है, उसके पार्टनर से पेपर बनवा लेंगे। किडनैपिंग का पैसा भी तो मिलेगा ना। फिर हमने किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग की। सुरेश, सुरेश, ये मैंने अकेले नहीं किया। कौन था तेरे साथ? सारा प्लान तो उसी का था। हाँ सर, मैं रोहित की बीवी थी, लेकिन पिछले ही साल हमारा डिवोर्स हुआ है। अब मेरा रोहित और उसकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है सर। ऐसा क्या हुआ था? बताने में भी शर्म आती है। रोहित आज अचानक होटल में लाने का अच्छा सुनो, तुम यहाँ 2 मिनट आराम से बैठो, मैं रिसेप्शन से होके आता हूँ बस, ठीक है? हाँ लेकिन तुम बताओ। मैं आप कौन? अरे आप तो यूं ही शर्मा रही हैं। आप नजदीक मत आओ। अरे आप तो खामखा घबराती। क्या बदतमीजी है? रोहित, 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 अरे रोहित, तुमने इसे बताया नहीं क्या? मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसे समझाता हूँ सर। रोहित, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो शिल्पा, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मेरा सारा काम कर देंगे। बस तुम्हें इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना होगा। और उसके बाद मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। सर चल। अरे मेरे भाई, सर मैंने कुछ कहाँ ले जा रहे? चल। सर बताता हूँ। मैं और रोहित एक ही कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। एक टारगेट अचीव हुआ तो सामने दूसरा लाकर रख देते हैं। इन लोगों का ये नाटक खत्म ही नहीं होता। सच बोल रहा हूँ यार, ये टेंशन अब झेला नहीं जाता। जॉब है तो टेंशन है, नहीं है तो डबल टेंशन है। मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। निकिता के ससुराल से जो आता है उससे महीने का खर्च चलता है, लेकिन सुरेश और उसकी माँ दोनों बहुत खड़ूस हैं। ऊपर से डिवोर्स में बीवी को पैसे देने पड़ते हैं। कैसे जीऊंगा यार? मुझे पैसे चाहिए किसी भी हालात में। तेरी बीवी ने तुझसे डिवोर्स मांगा और सुरेश के पिता ने डिवोर्स दिलवाने में तेरी बीवी की मदद की। ये बात तेरे दिमाग में बैठ गई। तू मौका ढूंढ रहा था और इसी वजह से तूने सुरेश को अगवा किया। सर हम दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे। हम दोनों को पैसे की सख्त ज़रूरत थी और मेरी तो जॉब भी नहीं थी सर। मेरा रिकॉर्ड ख़राब होने की वजह से कहीं लग भी नहीं रही थी। तो मैंने और यश ये सोचा कि आसानी से पैसा कैसे कमाया जाए। मेरे चाचा की एक जमीन है। चचेरे भाई यूरोप में है
और बहन दिल्ली में है ससुराल में। तो अगर ये जमीन बेची तो मालामाल हो सकते हैं, लेकिन वकील मान नहीं रहा है। क्यों? अरे डॉक्यूमेंट्स पे बाकी सबका नाम हटाकर सिर्फ मेरा नाम रखने के बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं, और उतने पैसे है नहीं मेरे पास। तेरा ये काम मैं करा देता हूँ, लेकिन 10% लगेगा। कमीशन दिया, मगर इतना टेढ़ा काम कोई वकील वगैरह हो तो ही हो पाता है, क्योंकि जमीन के पेपर्स में हेरा फेरी करना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता। मैं जरूर कुछ कर सकता हूँ, बस ये डॉक्यूमेंट वाला काम हो जाने दे। अरे ये काम हो गया ना तो जिंदगी भर जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। सर मुझे पता था सुरेश एक अच्छा वकील था, वो हमारी मदद जरूर करता। रोहित ये फ्रॉड है। मैं और मेरी फर्म ऐसे काम नहीं करते। नहीं, दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, तुम्हारी करतूतें मैंने निकिता को बता दी तो क्या सोचेगी? लेकिन सुरेश, हेलो हेलो, बस सुरेश को मना ले के पेपर्स तैयार कर दे। भाई के लिए इतना तो करेगी ना निकिता? हाँ ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ ये सब फ्रॉड है। तुम्हारा भाई लालच में अंधा हो चुका है। मगर आप उसके लिए इतना कर देंगे तो इसमें आपको क्या नुकसान हो जाएगा? ऊपर से उसका भला हो जाएगा ना। तुम्हारा और तुम्हारा भाइयों का दिमाग ठिकाने में नहीं है। पागल हो गए तुम लोग। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। ठीक है, अगर आप इतना सा काम नहीं कर सकते ना मेरे लिए, तो एक काम करिए, मुझे डिवोर्स दे दीजिए। इसी को किडनैप करते हैं। जब तक सुरेश ऑफिस में नहीं है, उसके पार्टनर से पेपर बनवा लेंगे। किडनैपिंग का पैसा भी तो मिलेगा ना? हाँ। कैसे करेंगे? हमने किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग की और फिर माँ, ये दवाई दिन में 2 बार देनी है। 2 इंजेक्शन 2 बार। सुन रही हो ना माँ? यार ये कर तो पाएंगी ना? अरे तू टेंशन मत ले, कर लेगी माँ। 2 इंजेक्शन 2 बार, ठीक है? हाँ। ओके, चलो। निकिता, हाँ? जब तक सुरेश नहीं है तू अभिजीत से बात कर। वो पेपर्स तैयार हो जाएंगे तो यश मेरी जॉब ढूंढने में मदद करेगा। अभिजीत? हाँ, वो तुझे कभी ना नहीं कहेगा। लेकिन मैं भाई के लिए इतना तो कर ही सकती है ना निकिता, वरना मैं मर जाऊंगा। निकिता जो तुम कह रहे हो मैं नहीं कर सकता वो। प्लीज ना अभिजीत। ये सब करके मेरा क्या फायदा? और सुरेश को पता चल गया तो और बखेड़ा खड़ा कर दे। तुम जानती हो उसे, वो अभी भी सीनियर पार्टनर है मेरा। पर वो नहीं है ना अभी। लेकिन आ जाएगा ना। हमें फिरौती के पैसों की पूरी उम्मीद थी, मगर मैं कहाँ? पूरब दिशा कहाँ है? सुरेश, सुरेश शायद ड्रग ओवरडोज हो गया। इधर आ। बॉडी का कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? काट के जला देते हैं। क्या? इस केस के दौरान मेडिकल प्रोफेशन की एक डार्क साइड सामने आई, जिसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर और डॉक्टर्स तक सभी शामिल थे। रोहित ने अपनी बहन के साथ जबरदस्त विश्वासघात किया
और उसी तरह से यश और उस डॉक्टर ने भी उन पर भरोसा करने वाले पेशेंट्स के साथ विश्वासघात किया। ये कहानी सिर्फ एक गुनाह की नहीं है, बल्कि रिश्तों में अपने ही लोगों द्वारा किए गए विश्वासघात की भी है। जैसे कि हर प्रोफेशन में भले और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही मेडिकल प्रोफेशन का भी है। लेकिन इस प्रोफेशन के कुछ बुरे लोगों की वजह से लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं और पूरे प्रोफेशन का नाम बदनाम हो जाता है। लेकिन जो भी हो, अब हमें अपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल टेस्ट को लेकर चौकन्ने रहना होगा। ये सवाल पूछने होंगे कि ये डॉक्टर्स जो हमें लंबी चौड़ी दवाइयां लिखकर देते हैं, उनका इस्तेमाल जरूरी भी है या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा दूसरों पर शक करें। बस हमें आंख बंद करके विश्वास करना बंद करना होगा। अगर हम सतर्क रहें, चौकन्ने रहें, तो हम इस मेडिकल फील्ड जैसे पाक फील्ड से इस बुराई को दूर रखने में कामयाब हो सकते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।